यस ऑल वन आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सी प्लेटफॉर्म। दोस्तों हम जो है अभी सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का हमारा रिवीजन चल रहा था, जिसमें अब हम आज हमारे इस सेशन में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, 1 आवर के अंदर ही पूरा ये चैप्टर रिवाइज कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो जरूर इस चैप्टर को आपको पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, ये जो नोट्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप ये नोट्स को प्रिंट करें एंड ये वीडियो के साथ साथ जो है आप हमारे साथ लिख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बाकी हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये नोट्स प्रिंट होके ही मिलते हैं, तो आप उसको इससे यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं नोट्स को उससे, ठीक है। बाकी जो है आप ये जो है क्यूआर कोड को आप स्कैन करें, तो इससे हमारा जो कैप्सूल रिवीजन बैच जो मैं ले रहा हूं उसका प्लेलिस्ट आपको यहां से आपको मिल जाएगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च करें CA MB सर, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे जाके CA इंटर में भी जो है दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा FMSM का सब्जेक्ट, तो गेट सेट रेडी। एंड मैं चाहूंगा आप जल्दी से फाउंडेशन पास हो जाए ताकि आप CA इंटर मुझसे पढ़ सकते हैं। एंड बाकी अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं कि मुझसे वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। ये एग्जाम बूस्टर हमारा कैप्सूल बैच फ्री होता है, बाकी ये रिवीजन के लिए है। बाकी ये हमारे पेड बैचेस हैं, रेगुलर बैच अभी ऑलरेडी हमारा एक चल रहा है। आपके एग्जाम्स में कम समय तो आप फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस ले सकते हैं, या तो MCQ बूस्टर बैचेस, ये उन बच्चों के लिए है जिसको सिर्फ MCQs में दिक्कत हो रही है, MCQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो स्पेसिफिकली MCQ के लिए हमने बैच बनाई थी। ये बैच का वैसे एक्सेस इन बच्चों को ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं। सारे लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस, आइए शुरू करते हैं बिजनेस साइकिल्स। पूरे वीडियो को एंड तक देखें, 1 आवर के अंदर ही आपका जो है बिजनेस साइकिल चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आइए शुरू करते हैं। तो आइए इधर, तो चैप्टर 5 देखेंगे बिजनेस साइकिल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हम क्या बात करते हैं बताओ, हमें याद आती है क्या, बताएं मूवी कौन सी बताओ, मिस्टर इंडिया। तो अनिल कपूर जो है, जो कि सोनम कपूर के पापा है, अनिल कपूर जी, उनकी एक मूवी है ना मिस्टर इंडिया, उसमें गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, हो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो देखो, बोलते हैं जिंदगी में जैसे हार जीत चलते रहती है, वैसे ही एक इकोनॉमी में भी क्या बताइए, GDP का जो वैल्यू है वो भी ऐसा कम ज़्यादा होते रहता है। ये जिंदगी की तरह है, कभी भी जिंदगी में सब अच्छा होगा क्या, बोले नहीं। तो वैसे किसी भी कंट्री की जो GDP है, क्या वो सिर्फ बढ़ते जाएगी क्या समय के हिसाब से, नहीं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही हमारे कंट्री का जो GDP का वैल्यू है ना बेटा, उसमें भी ऐसे उतार चढ़ाव जो है आते रहते हैं। यही हमारा बिजनेस साइकिल बोलता है, ठीक है ना। चले आइए इधर आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, अब यहां पे देखेंगे सबसे पहली बात, बोलते हैं रिदमिक फ्लक्चुएशंस। चलिए पेज नंबर 5.1 पे हूं, रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट, है ना, इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसे हम क्या बोलते हैं बताओ, बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल्स में जो है टोटल क्या बताइए, टोटल हमारे यहाँ पे 4 फेजेस होते हैं। एक होता है एक्सपांशन फेज, दूसरा होता है पीक, तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, चौथा होता है ट्रफ फेज, है ना। एक्सपांशन फेज क्या होता है, जब हमारे देश में जो है GDP का वैल्यू जो है समय मतलब एज पर टाइम जो है ऐसा बढ़ते रहता है, तो इसे बोलते हैं कि हमारी कंट्री एक्सपांशन स्टेज में है। पीक क्या होता है, जब हमारा GDP का वैल्यू एक हाईएस्ट लेवल अचीव करता है, और उसके बाद आता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में GDP गिरती रहती है। तो जब GDP कंटिन्यूस बेसिस पे गिरती है, उस पीरियड को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब एक लोएस्ट पॉइंट GDP के वैल्यू का टच होता है, उसे ट्रफ बोला जाता है, या इसे हम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, एक्सपांशन को हम जो है बेटा, एक्सपांशन को जो है बूम या अपस्विंग बोल सकते हैं, पीक को बोल सकते हैं बूम या प्रॉस्पेरिटी। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे भी बूम लिख दिया था, पर बूम वर्ड आप ज़्यादातर एक्सपांशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को डाउन स्विंग बोल सकते हैं या रिसेशन भी बोल सकते हैं, एंड ट्रफ को डिप्रेशन बोलते हैं। इसमें सवाल आता है कि हमारे बिजनेस साइकिल में ये जो पीक एंड ट्रफ होते हैं, पीक एंड ट्रफ, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिवली द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल के क्या है, ये बिजनेस साइकिल के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्न लेता है बिजनेस साइकिल ये वाली जगह पे, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान देंगे, अभी ध्यान देंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि द रिदमिक फ्लक्चुएशन इन व्हाट, इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी।
है ना। सिर्फ प्रोडक्शन के कम ज़्यादा होने से नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के कम ज़्यादा होने से नहीं, सारे इकोनॉमिक के वेरिएबल्स में चीज़ें बदलाव आने की वजह से जो है आपका क्या बताइए बिजनेस साइकिल आता है। तो द रिदमिक फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना, दैट एन इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं बेटा बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड के ऊपर एमसीक्यू आता है। आगे बढ़े अगली बात देखेंगे तो हमारे ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल में देयर इज पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड एंड देयर आर पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड। तो पीरियड ऑफ गुड ट्रेड में क्या है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, प्राइसेस बढ़ती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बेटा कम होती है यहाँ पे, है ना, और प्रोडक्शन वगैरह बढ़ता है। ये जनरली एक्सपांशन स्टेज को बोलते हैं पीरियड ऑफ गुड ट्रेड। लेकिन बेटा पीरियड ऑफ बैड ट्रेड भी आता है जिसमें आता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें चीज़ों की प्राइसेस दनादन आगे जाके गिरना चालू हो जाती है। तो बिजनेस सर प्राइसेस गिरेगी तो अच्छी बात है, नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स गिरना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे लोगों को जॉब से निकाला जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा है, लोग की इनकम दनादन गिरती है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में, राइट। बोलते हैं देखो बिजनेस साइकिल्स दे अकर अगेन एंड अगेन बट नॉट ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना। तो बिजनेस साइकिल आएंगे तो सही, एक्सपांशन के बाद पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्रफ, ये ऐसा चलते तो रहेगा, राइट। लेकिन इसका हमेशा सेम लेंथ नहीं हो सकता। मतलब क्या है, मतलब अगर पिछली बार एक्सपांशन स्टेज 6 महीने के लिए रहा था तो अगली बार भी 6 महीने के लिए रहेगा, जरूरी है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो एक के बाद एक ये स्टेजेस हमारे आएंगे, ये पक्का है, पर एग्जैक्टली कितने समय के लिए रहेंगे ये कोई बता नहीं सकता, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े अगली बात। अब एक एक करके हमें स्टेजेस देखने हैं। पहला आता है आपका एक्सपांशन स्टेज। याद रखेंगे एक्सपांशन स्टेज में बेटा क्या होता है, यहाँ पे आपका जो नेशनल आउटपुट है, आपके इकोनॉमी में जो गुड सर्विसेज बन रहे हैं ना बेटा, उसका क्वांटिटी जो है ना यहाँ पे बढ़ता है। तो हमारे कंट्री का जीडीपी बेटा यहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे, हमारे एक्सपांशन स्टेज में, ठीक है। अब अगर जीडीपी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो करवाएंगे किससे प्रोडक्शन? लोगों से, हमारे देश के लोगों से। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब रोजगार, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है यहाँ पे, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। एमसीक्यू आता है कि कौन सा ऐसा स्टेज है बिजनेस साइकिल का जहां पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, है ना। तो अब क्या होता है बेटा, एक होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनवॉलेंटरी। सुनना ध्यान से, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी सुनिए। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमें जॉब करनी है पर मिल नहीं रही, हमें जॉब करनी है बट मिल नहीं रही, सॉरी, वॉलेंटरी का मतलब होता है कि हाँ जॉब मिल रही है बट करनी नहीं है, ये होता है वॉलेंटरी। फिर से, हमें इकोनॉमी में जॉब मिल रही पर हमें नहीं करनी है जॉब, इसे बोलता है वॉलेंटरी, हम हमारे इच्छा से जॉब नहीं कर रहे। दूसरा होता है बेटा इनवॉलेंटरी। यहां पे सुनना क्या है, यहां पे हमें जॉब करनी है, हमारी इच्छा है जॉब करने की, लेकिन मिल नहीं रही। आप समझिएगा, दोनों का फर्क समझो, दोनों बिल्कुल अलग है। वॉलेंटरी में क्या है, यहां पे जॉब मिल रही तुमको पर तुमको नहीं करना है। इनवॉलेंटरी में तुम्हें करना है जॉब पर मिल नहीं रही। तो इसमें ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है बेटा इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का। बोलते हैं ये प्रॉब्लम एक्सपांशन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सपांशन में जॉब तो मिलता है लोगों को, तुमको करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, पर तुमको जॉब मिलेगा तो सही, ऐसा। तो बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो यहां पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों को जॉब ना मिले, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट आगे बढ़े, बोलते हैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी अगर हुई भी ना, तो या तो फ्रिक्शनल हो सकती है या तो स्ट्रक्चरल हो सकती है। व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? बोलते हैं समझो तुम पहले रिलायंस में जॉब करते थे, तुमने वो जॉब छोड़ दी, अब कोई एक कंपनी में जॉब छोड़ते ही एकदम दूसरे कंपनी में जॉब मिल जाएंगी क्या? नहीं। तो रिलायंस में तुमने जॉब छोड़ी, उसके बाद तुम्हें 4-5 महीने लगे दूसरे कंपनी में जॉब मिलने के लिए, तो वो जो 4-5 महीने तक तुम जो बेरोजगार थे ना, उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या इकोनॉमी की गलती है क्या? ये क्या इकोनॉमी जीडीपी की गलती है? ये नहीं, ये तो तुमने जॉब छोड़ा इसलिए तुम बेरोजगार थे कुछ समय के लिए, इसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगली बात आती है बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बोलते हैं कि तुमको जॉब मिल रही है, मार्केट में जॉब्स है पर तुम ढोकले हो, तुम्हारे अंदर जो है वो स्किल्स नहीं है जो कंपनी वालों को चाहिए।
इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब स्किल्स का मिसमैच होता है इकोनॉमी में, ठीक है ना, कि कंपनीज देने को तैयार है जॉब पर लोगों में स्किल नहीं है। और याद रखे बेटा, ये सीए के केस में भी होता है अनफॉर्चुनेटली। आपको पता है कंपनीज जो है ना सीएस को लाखों रुपए देने को तैयार है, पर आपके अंदर वो काबिलियत होना जरूरी है, आपके अंदर वो स्किल्स होना जरूरी है, तो ही तो ज्यादा पैसा देंगी ना, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक्सपांशन स्टेज में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कौन सा, फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल, और कोई नहीं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, अगली बात, नेक्स्ट बात आती है आपका इंक्रीज इन इनकम। अब मुझे बताओ, अगर आपके जॉब वगैरह मिलेगी सबको इकोनॉमी में, तो क्या होगा, धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो फिर डिमांड भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, है ना। सो याद रखें, एमसीक्यू आता है कि एक्सपांशन स्टेज में डिमांड फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड सर्विसेज राइजेस। अब इसमें इन्फीरियर गुड को घुसा मत देना, इसको जनरल वे में लेना है कि यस, एक्सपांशन स्टेज में हर प्रकार के गुड सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है, बस। ओके, आगे बढ़े। अब डिमांड बढ़ेगा फिर क्या होगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब कि कंज्यूमर्स जो है अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए चीजें खरीद रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कौन करता है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे इन्वेस्टमेंट करना भी बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे कि यार देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे कि यार देखो, हमारा तो माल दनादन रांदन बिक रहा है, तो एक काम करो और पैसा लगाओ बिजनेस में, और पैसा बिजनेस में लगाओ, और मशीनरीज खरीदो, और प्रोडक्शन बढ़ाओ, ऐसा। ठीक है ना। अब तो बोलते हैं इससे फिर क्या होगा, फ्यूचर में और सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ेगी क्योंकि सारी कंपनीज अच्छा काम कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। एंड फाइनली बैंक क्रेडिट मतलब क्या, लोन्स। बोलते हैं यार इतनी सारी मशीनरीज वगैरह खरीदने के लिए पैसा लोन से भी लिया जा सकता है, तो बैंक वाले से भी दनादन लोन लिया जाता है, तो बैंक वाले के भी मजे रहते हैं। अच्छा, ये सब चीजें होगी तो क्या होगा, आगे जाके हमारे देश का जीडीपी और बढ़ेगा, है ना। और ये प्रोसेस हमारा चलते रहता है एक्सपांशन स्टेज में। ये कब तक चलेगा एक्सपांशन में, ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा बेटा जब तक हमारे देश के रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो जाते। तो अंटिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, until there is a full employment of resources, तो जब तक हमारे देश के रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो जाते, तब तक जो है ये जो सिलसिला है एक्सपांशन स्टेज में चलते रहेगा। आपको समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, बस ये था आपका एक्सपांशन स्टेज, क्लियर है। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है, देखो ये जो चीज़ है ना, वैसे बेटा लिखा पीक के अंदर है, लेकिन याद रखे ये पीक में नहीं होता, तो ध्यान देना। बोलते हैं इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपांशन, इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपांशन। अच्छा सुनिए मेरी बात प्लीज गाइज, मुझे आपका हेल्प, आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। कृपया करके इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, राइट। एंड उसके साथ साथ जो है लाइक ठोक दो वीडियो को। एंड जो है हमारा सीए इंटर में मैं पढ़ाता हूँ एफएमएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से पास हो जाओ, हमसे सी इंटर में पढ़े, बहुत आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो ज़रूर सपोर्ट करें, आपको जो है प्लीज इसे शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए वापस आइए, ओके। अब ध्यान देंगे इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपांशन। चलिए, तो एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में क्या होता है, बोलते देखो अब क्या है ना कि इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड। क्या हो रहा है, समझो हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारे इकोनॉमी में जो है ना, समझो कपड़े बेचने वाले लोग बहुत प्रॉफिट कमा रहे दनादन, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे बेटा होगा ये, इनको देख के बाकी सब लोग भी बोलेंगे कि यार कपड़े का बिजनेस तो जबरदस्त चल रहा है, चलो मैं भी चालू करता हूं। तो नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में एकदम से बढ़ जाएंगे। अब सब बोलेंगे हमें कपड़ा बेचने के लिए, टी शर्ट बेचने के लिए, टी शर्ट का कपड़ा खरीदना है, तो नंबर ऑफ सेलर बढ़ेंगे, तो इनपुट का डिमांड दनादन बढ़ेगा। बोलते हैं और इतना ज्यादा इनपुट्स का डिमांड बढ़ेगा कि इनपुट्स विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड। मतलब कि इनपुट्स का क्या हो जाएगा बेटा, इनपुट्स का जो है डिमांड जो है वो सप्लाई से एक्सीड करना चालू कर देगा, ऐसा। सो इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर शॉर्ट ऑफ द डिमांड एंड देयरफॉर इनपुट प्राइसेस राइजेस, है ना। तो होगा क्या कि इनपुट्स जो रॉ मटेरियल चाहिए चीजों को बनाने के लिए, उसका डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो ये एक्सेस डिमांड की वजह से इनपुट्स का जो प्राइसेस है ना बेटा मार्केट में, वो बहुत ज्यादा दनादन बढ़ना चालू हो जाएगा, इनपुट महंगे हो जाएंगे। अब समझो ये शर्ट बनाने का जो कपड़ा है, अगर वो महंगा हो जाएगा तो ये शर्ट भी महंगा हो जाएगा। तो इनपुट महंगा होने की वजह से आउटपुट भी आपका बेटा बढ़ जाता है, आउटपुट प्राइसेस भी आपकी बढ़ जाती हैं। मतलब फिनिश गुड, इनपुट का प्राइस बढ़ता है तो फिनिश गुड का प्राइस भी बढ़ेगा। इसके वजह से हमारे देश के बेटा जो भी फिक्स्ड इनकम अर्नर्स है, मतलब कौन,
हमारे देश के जो भी लोग बेटा सैलरीड लोग हैं, सैलरीड, हर महीने की एक फिक्स्ड सैलरी आती है, उनको ऐसा था कि भैया हर महीने 50,000 रुपये आ रहे हैं, 30,000 का खर्चा हो रहा है, 20,000 सेव हो रहा है। अभी तक ऐसी जिंदगी मस्त चल रही थी। बट जैसे ही हम लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कि ये है आपका लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन, जैसे ही यहाँ पे हम आते हैं ना तो चीजें महंगी होना चालू हो जाती हैं। बोलते हैं देयर इज इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर स्ट्रेन मतलब क्या, प्रेशर ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। तो यहाँ पे जो सैलरीड लोग थे, जो सैलरी से पैसा कमाते हैं हर महीने, बोलेंगे यार हमारा हर महीना 30,000 में खर्चा होता था यार, अब तो 45,000 का खर्चा हो रहा है। ओ माय गॉड, अब वो चेक करेंगे कहाँ पे मैं मेरा खर्चा कम करूँ। तो बोलते हैं नाउ द कंज्यूमर्स विल बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो रिव्यू करेंगे कि भैया कहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा का खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्चे को कम करे। और अभी तक एक्सपांशन स्टेज में जो दनादन एक्सपांशन स्टेज में बेटा जो दनादन डिमांड बढ़ रहा था ना, अब ये डिमांड जाके थम जाएगा, रुक जाएगा। जो डिमांड दनादन बढ़ रहा था, लोगों का खर्चा दनादन बढ़ रहा था, अब आके वो रुक जाएगा और एक्चुअल डिमांड विल स्टैग्नेट। अच्छा, तो बोलते हैं पीक स्टेज तब अचीव होता है व्हेन एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स। आपको समझ में आ रही बात है? ये एमसी की बात है, ढोक लो। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात, अगर आपको पूछा कि इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग कहां होता है, तो याद रखे ये लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपांशन में ही होता है। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, ये भले ही ये वाला लाइन पीक के अंदर लिखा है स्टडी मटेरियल में, लेकिन याद रखे ये होता क्या है, लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपांशन में। याद समझिएगा बात, आगे बढ़े। अगली बात है, तो पीक स्टेज का मतलब क्या है? बोलते देखो पहले जो जीडीपी दनादन बढ़ रहा था ना, अब जाके थम जाएगा, रुक जाएगा। बोलते ग्रोथ रेट इन एक्सपांशन स्टेज इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीचेस इट्स पीक, है ना। पीक क्या आपका टॉप यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। यहां पे आके जो है, प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पे आके जो है बेटा क्या होगा, यहां पे आगे जो है आपका एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स। क्या बोलेंगे? एक्चुअल डिमांड, प्लीज ध्यान दीजिए, एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स। ठीक है, आगे बढ़े। बोलते हैं इट इज द एंड ऑफ एक्सपांशन। आपको पूछेगा कहां पे एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट होता है, याद रखे पीक में होता है। स्टैग्नेट मतलब क्या? थम जाना, रुक जाना। पहले दनादन बढ़ रहा था, अब थम गया, रुक गया। इट इज द एंड, पीक होता है एंड ऑफ एक्सपांशन एंड अकर्स व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट विल स्टेबलाइज। बोलते हैं सर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबलाइज क्यों होगी? क्योंकि हमने हमारे देश के रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिए हैं, है ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, एंड नाउ द इकोनॉमी विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन एंड अब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आपके इकोनॉमी में चालू होने वाला है। चलिए, अब जैसे ही बेटा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज चालू होता है ना, तो ये जो चीज़ है ये प्रोड्यूसर्स को एकदम से समझ में नहीं आती, है ना। हमें बेटा मोदी जी का मैसेज आएगा, क्या मोदी जी का मैसेज आएगा, एमवी सर, ओ एमवी सर, हाँ मित्रों अभी जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आने वाला है, तैयारी करें। अरे भाई ऐसा कोई मैसेज आता है क्या? नहीं। वैसे ही बोलते हैं हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स है ना, अभी ना वो एकदम हैंगओवर में है। उनको लग रहा अरे वाह क्या डिमांड बढ़ रहा है, अरे वाह क्या सेल बढ़ रहा है, अरे वाह क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है। वो दनादन प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रोड्यूसर्स दनादन प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। उनको समझा ही नहीं अभी तक कि कॉन्ट्रैक्शन चालू हो चुका है, क्योंकि मैसेज थोड़ी आता है इसका। अच्छा, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेज जब चालू होता ना, तो प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की नब्ज समझने के लिए कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है एकदम से समझ में नहीं आता। ये तो अपने ही उसमें है। दे कीप एंटिसिपेटिंग हाई लेवल ऑफ डिमांड एंड मेंटेन देयर इन्वेस्टमेंट। बोले चलने दो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, अरे डिमांड बढ़ रहा है, अरे सेल बढ़ रहा है, अरे बनाओ और बनाओ। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ ये तो प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, पर डिमांड अब पहले बढ़ रहा था, डिमांड स्टैग्नेट हुआ, डिमांड गिरना चालू हो गया है। तो ये प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं और डिमांड कम होते जा रहा है। तो धीरे धीरे होगा क्या, देयर विल बी अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एंड सप्लाई विल एक्सीड डिमांड। ओ माय गॉड, धीरे धीरे जो है बेटा इनको समझेगा कि यार हमने ना फालतू में ज्यादा का प्रोडक्शन कर दिया, इतना तो अब डिमांड ही नहीं है। ओ माय गॉड, अब ये देख के प्रोड्यूसर्स को ना बेटा अब बात झेपेंगी, छोले भटूरे पहले तूने ध्यान नहीं दिया। बोलते देखो प्रोड्यूसर्स नाउ बीइंग अवेयर ऑफ द अबव, अब उनको समझा अरे यार ये तो ज्यादा का प्रोडक्शन हो गया, एक काम करता हूं, अब जो फ्यूचर में मैंने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया था ना, फ्यूचर में मैं जो और 3-4 फैक्ट्री खरीदने वाला था, भैया अब नहीं खरीदूंगा। अब ये लोग क्या करेंगे, अपने इनपुट का जो ऑर्डर वगैरह दिया होगा, इनपुट्स का, इक्विपमेंट का, मशीनरी का जो ऑर्डर दिया होगा ना, उसको क्या बताओ, उसको कैंसिल कर देंगे ऑर्डर को। अरे भैया प्रोड्यूसर बोलेंगे भैया नहीं 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 मुझे इनपुट नहीं चाहिए, अरे ऑलरेडी बहुत ज्यादा का माल बन चुका है। अच्छा अब क्या बोलेंगे ये लोग, है ना, इनपुट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। समझो ये कपड़ा बना, ये शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लगता, तो जो कपड़ा जिससे मंगवा रहा था ना उसको बोला भैया तू ऑर्डर कैंसिल, नहीं 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 कपड़ा नहीं होना तेरे से। अब जो बेटा कपड़ा खुद बनाता था,
जो इनपुट प्रोवाइडर था, जो सप्लायर था, उसके सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। अरे ये कपड़ा भी कहीं ना कहीं से तो बनाता होगा ना, तो ये कहीं से रुई या कॉटन खरीदता होगा, उससे कपड़ा बनाता होगा। ये बोलेंगे भैया कॉटन वाले अब तू कॉटन मत बेच, इसकी जो मशीनरी होंगी बोलेंगे बस अब और मशीनरी नहीं होना। ओ माय गॉड, मतलब कि आउटपुट मार्केट में ऑर्डर सारे कैंसिल हो रहे हैं, इनपुट मार्केट में भी ऑर्डर सारे कैंसिल हो रहे हैं, हर जगह ऑर्डर कैंसिल 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 कैंसिल, सेल दनादन गिर रहा, डिमांड दनादन गिर रहा, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। अरे भैया ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन हो गया है, मैं इतने लेबरर्स का करूं क्या, अचार बनाऊं क्या, सबसे क्या अंताक्षरी खिलवाऊंगा क्या, फैक्ट्री में आके प्रोडक्शन करना ही नहीं है। अच्छा, तो क्या होता है कि आउटपुट मार्केट में सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। दिस इन टर्न जनरेट्स चेन ऑफ रिएक्शन इन द इनपुट मार्केट ऑल्सो। तो जो जो लोग बेटा खुद कैपिटल गुड्स, जो लोग खुद रॉ मेटल मशीनरीज कैपिटल गुड बना रहे थे, उनके सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। ओ माय गॉड, तो अब बाय कैंसिलिंग, कर्टेलिंग मतलब क्या, लिमिटिंग देयर ऑर्डर्स, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। ओ माय गॉड, अरे बाप रे, प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गया है, कॉन्ट्रैक्शन लंबे समय तक चल रहा है। अच्छा अब सुनो, आपको सवाल आएगा, डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझो अगर हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन होती है, इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आपको पूछे कि डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो रिसेशन बोलते हैं। समझे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज जब लंबे समय तक चलता है, इसे रिसेशन बोला जाता है। तो ध्यान देना, बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में तो आंसर रिसेशन देना है। फिर आप समझिएगा, वैसे इसका मैंने लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्शन स्टेज लास्ट फॉर 2 और मोर क्वार्टर्स कंटिन्यूअसली, जब कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज 2 क्वार्टर मतलब क्या, 3 महीने, तो 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने, अगर कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज 6 महीना या उससे ज्यादा समय के लिए चलते रहता है ना, तो बोलते हैं कि इकोनॉमी रिसेशन में आ चुकी है। तो अगर आपको बोला डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बोलेंगे भाई कॉन्ट्रैक्शन। आपको बोला डिक्लाइन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर क्या बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे रिसेशन। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बता कॉमन, क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ूं, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगली बात देखें, आइए इधर नेक्स्ट देखेंगे इस, बोलते हैं अब क्या है, धीरे धीरे जो है, अब सब लोग क्या बोल रहे हैं, भैया मुझे ना इनपुट नहीं चाहिए। अरे इनपुट नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत ज्यादा का माल बन चुका है, ऑलरेडी हमारे पास हमारा सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुका है, अब हमें इनपुट नहीं चाहिए। ओ हो, इनपुट अब कोई खरीदना नहीं चाहता। धीरे धीरे इनपुट बेचने वाले बोलेंगे, जो कपड़ा बेच रहा था ना, वो बोलेगा सुनना, तेरे को मैं 100 रुपये मीटर देता था कपड़ा, सुनना तो 60 रुपये मीटर में ले ले, पर प्लीज इनपुट खरीद लेना यार, प्लीज प्लीज। बोले नहीं चाहिए। बोलता है डिक्रीज इन इनपुट डिमांड विल पुल द इनपुट प्राइसेस डाउन। आगे बढ़े, अगली बात क्या है, दिस विल लीड टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ओहो, मतलब जॉब वगैरह नहीं मिलेगी लोगों को, है ना, लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, जिससे लोगों की इनकम दनादन गिर जाएगी। प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, जो एक कपड़े बेच रहे थे, है ना, बोलेंगे भाई सुनना, ओए सुनना, हम ना सेल रख रहे हैं, डिस्काउंट 50% ऑफ, 60% ऑफ, अरे प्लीज माल लेके जाओ, कोई प्लीज खरीद लो। कंज्यूमर बोलेंगे अरे ढोकले, मेरे को मालूम है तेरे को प्रॉब्लम है ना बहुत, मैं तो अब वेट करूंगा, तू 70% ऑफ दे, तो 80% ऑफ दे, फिर खरीदूंगा। तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स विल लोअर देयर प्राइसेस, दे विल डिस्पोज ऑफ मतलब कि इन्वेंट्री को बेचने को निकालेंगे कि भैया जो भी है खरीदो, कम प्राइस में कर दो, प्लीज खरीद लो। लेकिन कंज्यूमर्स जो ना बहुत ही शाइन है, कंज्यूमर्स क्या बोलेंगे, दे एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज। कंज्यूमर बोलेंगे अभी रुक जा यार, जब और प्राइस गिरेंगी ना तब खरीदेंगे। अरे भाई साहब, तो दे विल डिक्रीज फर्दर एक्सपेक्ट मोर डिक्रीज इन प्राइसेस, बोले तब बाद में खरीदेंगे, अभी नहीं, अभी चलने दो जैसा चल रहा है ऐसा। आगे बढ़े, बोलते हैं इससे एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल इकोनॉमी में जो डिमांड है ये और गिरेगा, गैप जो था डिमांड एंड सप्लाई में वो और बढ़ जाएगा। मतलब क्या, मतलब सप्लाई जो है, अब तो सप्लाई हम और बढ़ा नहीं रहे, लेकिन डिमांड ज्यादा का ही कम हो रहा है, जिससे रिसेशन बेटा और सीवियर और खतरनाक होना चालू हो जाएगा। आगे बढ़े, बोलते हैं बिजनेस फर्म विल बिकम पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब क्या, नेगेटिव सोचना। अब बिजनेस फर्म जो है ना बेटा, वो फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना चालू कर देंगे कि यार फ्यूचर में तो सब प्रॉब्लम ही होगा, अरे यार फ्यूचर में तो बिजनेस चलेंगे ढंग से, यार देखो ना कुछ सेल ही नहीं हो रहा, देखो ना कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो पेसिमिस्टिक हो जाएंगे फ्यूचर के बारे में, है ना। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट फर्दर डिक्लाइंस। ओ माय गॉड, तो यहाँ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट और कम होगा। बोलते हैं बैंक क्रेडिट विल फॉल, है ना, बैंक क्रेडिट भी डिक्रीज होगा। बैंक वाले बोलेंगे ए सुनना, तेरे को लोन चाहिए था ना, लेना लोन लेना, अरे मैं तेरे को लोन देता ना। लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे हट हट, बोले हमको लोन नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन हो चुका है, तेरे से लोन लेके क्या करूं पैसों का, है हमें क्या भेल थोड़ी बनानी है, यहाँ पे क्या भेल पूड़ी बन रही है, क्या करूं पैसों का, इतना कहाँ लगाऊं पैसा,
ऑलरेडी ज्यादा का माल बन चुका है तो बैंक से लोन नहीं लेंगे। आगे बढ़े, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस विल बी एट इट्स लोएस्ट एंड स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक मार्केट में चीजों के शेयर के प्राइसेस दनादन गिरना चालू हो जाएंगे। तो ये चीजें होती है कहाँ बताओ, आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में। आगे बढ़े, अगली बात, नेक्स्ट बात आती है बेटा, फिर फाइनली आते हैं बेटा आपका ट्रफ स्टेज या डिप्रेशन स्टेज। बोलते हैं सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही खतरनाक हो जाए तो इट पुशेस द इकोनॉमी इनटू द फेस ऑफ डिप्रेशन। ओ हो ट्रफ स्टेज बोलते हैं दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, है ना, याद रखें, ठीक है। आगे बढ़े, बोलते हैं ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। एमसीक्यू आता है, कौन सा ऐसा स्टेज है जहां पे ग्रोथ रेट आपका नेगेटिव हो जाता है, याद रखें, इट इज द ट्रफ या डिप्रेशन स्टेज। यहां पे नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइन करता है, रैपिडली दनादन गिरता है। आगे बढ़े, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस, प्राइसेस आर एट लोएस्ट फोर्सिंग सम फर्म्स टू शट डाउन। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो बंद ही हो जाते हैं, बोलते हैं भैया अब और हम सहन नहीं कर सकते, बिजनेस को बंद करते हैं और लॉस सहन नहीं हो रहा हमसे। इट लीड्स टू माउंटिंग, एंड माउंटिंग मतलब क्या, मतलब कि बढ़ते जाना। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का प्रॉब्लम और बढ़ते जाता है। माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट विच लीव्स कंज्यूमर्स विद लिटिल इनकम। अब भैया जॉब है नहीं, इनकम कमा नहीं रहे, तो पहले के जो पैसे थे वो भी खर्चा हो गए, तो अब हमारे पास ज्यादा पैसा बचा ही नहीं खर्चा करने के लिए। आगे बढ़े, अ टिपिकल फीचर, एमसीक्यू आता है भाई, एमसीक्यू आता है, अ टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। याद रखें, टिपिकल फीचर, प्लीज ध्यान दीजिए, टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट, कम ऑन जल्दी, इज फॉल in interest rates with low interest people's demand for holding liquid money in cash increases। बोलते हैं यहाँ पे ना इंटरेस्ट रेट्स बेटा गिरना चालू हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बैंक वाले क्या बोलते हैं कि यार कोई लोन ले नहीं रहा, एक काम करता हूँ लोन पे इंटरेस्ट कम करता हूँ। तो बैंक वाले जब लोन्स पे इंटरेस्ट कम करेंगे तो बैंक में जो तुम पैसा डिपॉजिट करते हो ना, एफडी वगैरह बनाते हो, उसका भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो डिप्रेशन में आता है फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। तो लोग बोलेंगे काम करो फिर बैंक में पैसा रखो ही क्यों, अगर बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिल नहीं रहा तो बैंक से सब एफडी से पैसा बाहर निकालेंगे, बोलेंगे हाथ में रखो पैसा कैश में, ठीक है। बोलते हैं डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, इतना बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया लोन्स वगैरह पे, फिर भी डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस, मतलब फिर भी कोई लोग लोन नहीं ले रहा बैंक से। ओ माय गॉड, बिकॉज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बेटा पूरा टूट चुका है, बेटा बोलते ना हम पूरे बिखर चुके हैं, ऐसा। इट मे लीड टू पॉसिबल बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस क्या होता है, मतलब कि बैंक वालों ने समझो 100 करोड़ रुपए लिए लोगों से डिपॉजिट में, वही पैसा आगे लोन पे बांटा। अब ये जो जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था वो पैसा मांगने आ रहे हैं, लेकिन बैंक बोल रहा है कि हमने तो यही पैसा लोन पे दिया, और जिसको लोन पे दिया ना वही लोग पैसा हमें वापस नहीं कर रहे। ओह माय गॉड, मतलब तुमने तुम्हारे बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया है वही तुम्हें वापस नहीं मिल रहा, क्योंकि बैंक के पास ही पैसा नहीं है, उन्होंने जिसको लोन पे दिया वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। इसे बोलते हैं बैंकिंग क्राइसिस। अरे भाई साहब आगे बढ़े, इंडस्ट्रीज स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्रीज सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी। अब जो लोग बेटा कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरीज वगैरह बना रहे थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स वगैरह बना रहे थे, ये तो अब बिकेंगे नहीं ज़्यादा, है ना। ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या आएंगे आपके, जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, कार, ये सब चीज़ें अब ज़्यादा बिकेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं अब ज़्यादा का। तो अब क्या होगा, ये सारे इंडस्ट्रीज में कैपिटल एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी होंगी। मतलब क्या, मतलब कि हमारे फैक्ट्री जहाँ पे मैं मशीनरी बनाता ना, मेरी फैक्ट्री जहाँ पे मैं टीवी बनाता हूँ, एसी बनाता हूँ, वो फैक्ट्री की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम हमारे फैक्ट्री में 50,000 यूनिट बना सकते हैं, पर बना सिर्फ 2-3 हज़ार यूनिट रहे, मतलब एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है, यूज ही नहीं आ रही फैक्ट्री, ऐसा है ना। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सीज एंड लिक्विडेशन देखने को मिलते हैं। एमसीक्यू आएगा, कौन से स्टेज में, बिजनेस साइकिल के कौन से स्टेज में बैंक्रप्सी लिक्विडेशन मतलब कि कंपनी को बंद कर देना, कहां पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ट्रफ या डिप्रेशन में। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे, लास्ट पॉइंट, अगली बात आती है आपका रिकवरी स्टेज। रिकवरी क्या है, बोलते देखो क्या बताइए, अगर बुरा समय बेटा आया है तो अच्छा समय कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, है ना। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। मतलब क्या है, दुख भरे दिन जो अभी तक चल रहे हैं वो कभी ना कभी तो खत्म होने ही होने हैं, है ना, क्योंकि यही रीत है जिंदगी की। अगर बुरा समय आया है, यस लंबा चल सकता है वो, लेकिन हमेशा ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छे दिन आने ही आने हैं। तो बोलते हैं रिकवरी स्टेज में क्या होता है, इकोनॉमी कैनॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली। बोलते हैं ट्रफ लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। बोलते हैं ट्रफ स्टेज के बाद क्या होता है कि पेसिमिज्म, लोग जो नेगेटिव सोच रहे थे ना फ्यूचर के बारे में, अब धीरे धीरे कुछ लोग पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होना चालू होते हैं, पॉजिटिव सोचना चालू करते हैं। बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल, एमसीक्यू आया है लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में, प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट।
तो सबसे पहले रिवर्सल कहाँ आता है? लेबर मार्केट में। अब लेबरर्स बेटा, जो हमारे देश के लेबरर्स थे वो पहले ना समझो महीने के 10,000 के सैलरी पे काम करते थे। अब वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अरे भैया, फैक्ट्री वाले भैया सुनो ना, आप हमें महीने के 3,000 रुपये दे दो तो भी चलेगा, पर प्लीज़ काम दे दो। आप समझो कितना प्रॉब्लम है बेटा देश में। कि क्या बताइए कि जब रिसेशन आता ना भैया, जब डिप्रेशन आता ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की। अब लोग सोचेंगे भैया मैं पहले 10,000 पर मंथ में काम करता था, एक काम करो, कुछ नहीं कमाने से अच्छा 2-3 हज़ार में काम कर लेते हैं, कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो घर चलेगा। तो अब क्या होता है कि जो आपके लेबरर्स हैं देश के, वो अब कम पैसों में काम करना चालू कर देते हैं। बोलते हैं परवेजिव अनएम्प्लॉयमेंट, बोलते हैं सारे ही सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। इसकी वजह से इट फोर्सेज द वर्कर टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस। बोलते हैं दिस द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट, अब प्रोड्यूसर्स को आता है मजा। प्रोड्यूसर सोचते हैं यार मैं तो पहले लेबरर को 10,000 रुपये पर मंथ देता था, अब 3,000 में काम हो रहा है। बोले हमें ये शर्ट बनाने के जो इनपुट मिल रहे थे ना, इनपुट, वो इनपुट भी बहुत सस्ते हो गए। अरे वाह, अब हमारा सारा जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो चुका है, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की संभावना है। तो धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स वो एंटिसिपेट करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि यार कॉस्ट तो अब काफ़ी कम हो गया है, एंड धीरे धीरे कम कॉस्ट अगर करेंगे, कम कॉस्ट में चीज़ें बनाएंगे तो प्राइसेस और कम कर पाएंगे, तो लोग फिर धीरे धीरे चीज़ें खरीदना भी चालू करेंगे। तो धीरे धीरे जो है बोलते हैं स्लोली बिजनेस कॉन्फिडेंस विल टेक ऑफ एंड फर्म्स विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट अगेन इन द बिजनेस एंड दे विल बिल्ड देयर स्टॉक। बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बेटा जब देखो डिप्रेशन स्टेज में ना बेटा बहुत से लोग घर पे खाली बैठे रहते हैं। बोलते हैं खाली, जब हम खाली बैठे रहते हैं ना तो दिमाग एकदम खुराफाती चलता है एकदम। तो जब हम खाली बैठे ना घर पे तो नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है, तो इन्वेंशंस होते हैं बहुत सारे, नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजी वाली मशीनरीज वगैरह आ जाती हैं जिससे आप और कम कॉस्ट में चीज़ें बना सकें। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रिक्वायर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। अब धीरे धीरे ये नए प्रकार की मशीनरी खरीदने के लिए पैसा लगेगा। अब प्रोड्यूसर्स जाएंगे बैंक के पास, बैंक को बोलेंगे अरे आप वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे थे ना, ठीक है दे दो, तो थोड़ा सा दे दो ना प्लीज प्लीज। तो बोलता है अब नए प्रकार की मशीनरीज खरीदने के लिए अब बैंक क्रेडिट धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लोगों को फिर से जॉब में रखेंगे, तो लोगों की इनकम बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ों की प्राइसेस भी अब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर निकल के एक्सपांशन में आ जाएगी। ये क्लियर है बात। बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो प्राइस मैकेनिज्म की वजह से अपने आप इकोनॉमी वापस से रिकवर कर लेगी। एंड फाइनली बेटा याद रखें, लास्ट चीज सुनेंगे, हाँ याद रखें बेटा, स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, कॉजेज रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। ये एमसीक्यू आ सकता है आपको। स्परिंग मतलब क्या? एकदम से बढ़ना। तो स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, मतलब कि हमारे देश में जब इन्वेस्टमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में वापस से पैसा लगाना चालू करेंगे मशीनरीज कैपिटल गुड्स के लिए, तो जो है इकोनॉमी में आपका रिवर्सल आएगा ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताओ कमेंट जल्दी, क्या ये बात क्लियर है? बताइए। ओके, सो दिस एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट, दिस एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये बात है हमारे पूरे प्रोसेस की। आगे बढ़े, अगली बात नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल बेटा कैसा होता है। ठीक है ना, दिस इज फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ध्यान दीजिए, बोलते हैं बिजनेस साइकिल अकर पीरियडिकली, बिजनेस साइकिल्स yes they occur what, they occur periodically but they do not exhibit मतलब क्या? शो। they do not show the same regularity, मतलब जरूरी नहीं कि हर 2-2 महीने में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा नहीं। तो अगर पिछली बार एक्सपांशन 6 महीने के लिए था तो अगले बार 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है। तो सेम रेगुलरिटी तो नहीं होती, बट हाँ एक के बाद एक स्टेजेस तो आएंगे। बोलते हैं द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द फ्लक्चुएशन वेरीज। पिछली बार जो है ड्यूरेशन मतलब वही टाइम, इंटेंसिटी मतलब पिछली बार एक्सपांशन में 2% से जीडीपी बढ़ा था, इस बार भी 2% से बढ़ेगा, जरूरी है क्या? नहीं। तो इंटेंसिटी अलग हो सकती है, ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, पर ये चारों स्टेजेस एक के बाद आएंगे तो सही, लेकिन कब आएंगे एग्जैक्टली, कितने समय के लिए रहेंगे, वो नहीं बता सकते। नेक्स्ट अगली बात है द फेजेस सेल्डम मतलब क्या? कभी कभार। द फेजेस सेल्डम डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी, कभी कभार एकदम स्मूथली सब चलता है, वरना जनरली कभी एकदम से एक्सपांशन आएगा, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं जनरली इट ओरिजिनेट्स, याद रखें फ्री मार्केट इकोनॉमी में, यही चीज आपको बोल रहा था कि बिजनेस साइकिल्स जो है ना वो फ्री मार्केट इकोनॉमीज में ही बेटा देखने को मिलते हैं। सोशलिज्म में बिजनेस साइकिल नहीं होते, याद रखें। सर क्या मिक्स्ड में हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि मिक्स्ड में भी फ्री मार्केट के हिसाब से कुछ चीज़ों की कुछ रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, तो मिक्स्ड में आ सकता है बिजनेस साइकिल, कैपिटलिज्म में आ सकता है, लेकिन सोशलिज्म में नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। बोलते हैं इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू ऑल सेक्टर, अगर एक सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन आता है ना तो उसका असर बाकी सेक्टर में भी देखने को मिलता है। बोलते हैं आपके कैपिटल गुड्स
मतलब कि मशीनरीज इक्विपमेंट एंड आपके ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे कि टीवी, एसी, है ना, कार, ड्यूरेबल जो लंबे समय के लिए चलते गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, दीज इंडस्ट्रीज आर डिसप्रोपोर्शनली अफेक्टेड। इनमें ज्यादा असर देखने को मिलता है बिजनेस साइकिल का, इनको ज्यादा फर्क पड़ता है बिजनेस साइकिल से, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनको बिजनेस साइकिल से, ठीक है ना। वैसे ही वैसे आपको सवाल आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेटा ज्यादा ज्यादा दिक्कत होती है, किससे बताओ, आपके बिजनेस साइकिल से। आगे बढ़े, कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस, क्या हमेशा सेम रीजन की वजह से आएगा क्या बिजनेस साइकिल, आंसर है नहीं। आगे बढ़े, बोलते हैं रेपरकशंस, बिजनेस साइकिल का जो बुरा असर है उसका जो रेपरकशन है वो एक साथ सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे देखने को मिलता है। तो रेपरकशन ऑफ बिजनेस साइकिल गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये साइमल्टेनियसली के ऊपर एमसीक्यू पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो रेपरकशन ऑफ बिजनेस साइकिल, आगे बढ़े, बोलते हैं दे आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल करेक्टर। कंटेजियस मतलब क्या, जो एक कंट्री में आया तो दूसरे कंट्री में फैलता है वो, ऐसा जैसे कोरोना की बीमारी क्या थी, कंटेजियस थी, एक को हुआ तो दूसरे को भी वो फिर दूसरे को भी वो फैलता है, वैसा तो कंटेजियस होता है। इंटरनेशनल इन कैरेक्टर है, मतलब यूएसए में अगर कॉन्ट्रैक्शन आए उसका असर इंडिया में भी देखने को मिलेगा। एंड दे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन दी वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको बताया था कि ग्रेट डिप्रेशन के समय, जब यूएसए में 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, बहुत से लोगों ने बेटा सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इतनी इनकम गिर चुकी थी, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो बहुत से लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। तो बहुत बुरा असर पड़ता है बिजनेस साइकिल का, ठीक है ना। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। बस 15 मिनट का बचा है, चैप्टर 5 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे आएंगे, अब हमें बात किसी करनी है इंडिकेटर, ठीक है ना। मुझे बेटा 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा मेरी आवाज़ ना, वरना फिर काम करना बंद कर देगी, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, ठीक है। ओके, हम 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर 4, बस खत्म है। देखो अगला लास्ट पेज है, खत्म हो गया चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 5 सॉरी, राइट। 2 मिनट का बस मुझे ब्रेक, थोड़ा सांस लेने दीजिए, बस 2 मिनट, ओके, ठीक।
यस, चले आइए वापस। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। बेटा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं सर हमारे पास अगर सुपर चार्ट बुक है तो इसको प्रिंट कराना ज़रूरी है क्या? आंसर है नहीं। हमारे सुपर चार्ट बुक में वैसे इससे भी थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप बीच बीच में देखना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट है जिसपे एमसीक्यू आता है सिर्फ उतने ही चीज़ें आप पे लेके आया हूँ। तो हर चैप्टर में इतना भी अगर आपने अभी कर लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। जिसके पास सुपर चार्ट है आप उससे ही पढ़ो, जिसके पास नहीं है वो इसको प्रिंट करा के लिख सकता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो यहां पे आएंगे बेटा, इंडिकेटर्स की बात करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बोलते हैं दीज आर, बोलते हैं इकोनॉमिस्ट यूजेस द चेंजेस इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल एंड प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स। तो अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें जानना है कि क्या क्या हो सकता है, कौन सा स्टेज बिजनेस साइकिल का आ सकता है ना, तो ये जानने के लिए हमें कुछ संकेत, इकोनॉमी के कुछ हमें संकेत देखने पड़ते हैं। इकोनॉमी हमें कुछ संकेत देता है, कुछ इंडिकेशंस, कुछ इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है ना, सो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। ठीक है, सो आपको ऐसा लाइन पूछेगा, बोलेगा बताओ ये क्या है, ये है जनरल डेफिनेशन, इंडिकेटर का ही डेफिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, पहले आता है आपका लैगिंग इंडिकेटर, है ना, सॉरी लैगिंग नहीं, पहले लीडिंग, लीडिंग लिखना है पहले। पहले क्या लिखना है आपको? हाँ, पहले लिखना है आपको लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे लैगिंग इंडिकेटर, फिर आप लिखेंगे क्या बताइए आपका, को इंसिडेंटल या कॉन्करेंट इंडिकेटर, को इंसिडेंटल या कॉन्करेंट इंडिकेटर। चलिए, तो लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं? बोलते हैं इंडिकेटर्स दैट चेंजेस बिफोर या प्रायर टू इकोनॉमी स्टार्टेड टू फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न। मतलब इकोनॉमी में कुछ होने से पहले हमें संकेत मिल गया कि क्या होने वाला है ऐसा, है ना। सो चेंजेस इन स्टॉक प्राइस, वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर गुड्स, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस, डिलेड डिलीवरीज, ये सब क्या है? ये लीडिंग इंडिकेटर्स। आपको सिंपल एमसीक्यू आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेंगे बताओ लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है। बस इतने ही याद रखो, इसमें से एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगली बात है लैगिंग इंडिकेटर। बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर क्या है? इकोनॉमी में कुछ होने के बाद हमें संकेत मिला कि पास्ट में क्या हुआ होगा। सो दीज रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन द इंडिकेटर्स आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड ऑलरेडी अकर्ड। मतलब इकोनॉमी में कुछ हो गया, उसके बाद हमें संकेत मिला कि पास्ट में क्या हुआ होगा ऐसा। दिस इज अ लैगिंग इंडिकेटर। तो अगेन यहां पे याद रखें, आपका अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, कमर्शियल लेंडिंग, है ना, प्राइम रेट क्या होता है कि जब आप मार्केट में लोन लेने जाते हैं तो जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है उसे प्राइम रेट बोलते हैं। तो याद रखें, ये भी क्या है? ये सब लैगिंग इंडिकेटर है। इकोनॉमी में एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद इसमें चेंजेस देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, एंड फाइनली आता है आपका को इंसिडेंटल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर बेटा जो इकोनॉमी के, हमारे बिजनेस साइकिल के फेज के संग संग चलते हैं, जो बिजनेस साइकिल के फेजेस के संग संग चलते हैं, है ना। मतलब कि अगर एक्सपांशन स्टेज आएगा ना तो एक्सपांशन स्टेज के संग संग इसमें चेंजेस दिखेंगे ऐसा, राइट। सो दे को इनसाइड और दे अकर साइमल्टेनियसली विद बिजनेस साइकिल मूवमेंट्स, ठीक है ना, मूवमेंट्स। ठीक है, बोलते हैं दे डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ बिजनेस साइकिल, कि अभी फिलहाल में क्या चल रहा है बिजनेस साइकिल में। ठीक है, तो इसमें जीडीपी आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स। ये क्या है? जैसे जैसे एक्सपांशन आएगा वैसे वैसे जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आ सकता है, इनकम बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा ऐसा। तो हमारे बिजनेस साइकिल्स के साथ साथ जो फैक्टर्स चेंज होते हैं, को इंसिडेंटल या कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। बोलते हैं बिजनेस साइकिल आ गया, एक्सपांशन स्टेज आ गया, उसके बाद इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। दिस इज लैगिंग इंडिकेटर। एंड फाइनली बोलते हैं लीडिंग क्या है? लीडिंग क्या है कि एक्सपांशन स्टेज आने का है, कॉन्ट्रैक्शन आने का है, उसके पहले हमें इन चीजों से संकेत मिल रहा है कि क्या होने वाला है ऐसा। ठीक है, ओके। तो लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंटल। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। पहला सवाल तो ये आता है कि इंटरनल कॉजेज क्या क्या है, एक्सटर्नल क्या क्या है। तो पहले तो यही चार्ट आपको याद रखना है कि इंटरनल में आपका आता है फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सब क्या आपके, ये सारे के सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। मतलब इकोनॉमी के गलती के वजह से, इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके वजह से बिजनेस साइकिल आ रहे हैं। यहां पे बात आती है एक्सटर्नल या एक्सोजिनस। इसमें आता है आपका वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो याद रखें, इंटरनल कॉजेस, एक्सटर्नल कॉजेस। पहले तो यही सवाल आता है, आपको 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक दे देगा ये, बोलेगा बताओ इसमें से इंटरनल कॉज क्या नहीं है। समझे, ऐसा सवाल बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वाला सुन लो, ये आपको ऑलरेडी आता है,
कि हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना, एक्सपांशनरी पॉलिसी क्या होता है, एक्सपांशनरी फिस्कल या एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हम क्या चाहते हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी में, हम चाहते हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। अच्छा, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या करूंगा, हम गवर्नमेंट के खर्चे को बढ़ाएंगे, टैक्सेस को कम करेंगे। या एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगा आरबीआई, वो जो है इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगा, सॉफ्टनिंग मतलब कम करना। तो इससे क्या होगा, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो जब हमारे देश में रिसेशन आता है तो इस समय हम एक्सपांशनरी पॉलिसी लगाते हैं। तो रिसेशन के समय, कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्सपांशनरी पॉलिसी लगाते हैं। लेकिन अगर बेटा हमारे देश में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए एंटी इन्फ्लेशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स यूज होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन क्यों आता है, एक्सेस डिमांड की वजह से। तो डिमांड को कम करने के लिए हम यहाँ पे ये हरकतें करेंगे। हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देंगे, हम जो है टैक्सेस को बढ़ा देंगे फिस्कल पॉलिसी में। या आरबीआई क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। इससे लोगों के पास पैसा पहुंचेगा कम, या लोगों के पास पैसा कम बचेगा और एग्रीगेट डिमांड इससे कम होता है। तो इन्फ्लेशन के समय ये पॉलिसी लगाएंगे, रिसेशन के समय ये पॉलिसीज लगाएंगे। ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। ओके, तो याद रहेगा इंटरनल में ये सब आता है, एक्सटर्नल में ये सब आता है। इसमें अब बात करेंगे, ये जो इंटरनल वाले हैं ना, इसमें आगे देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलते हैं किसने बोला था, किसने बोला था कि एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। तो याद रखना बेटा, ये बात बोली थी हमारे, किसने बताओ, कीन्स भाई साहब ने। किसने बोला था, बोलो जल्दी। ये बोला था बेटा आपके जॉन मेनार्ड कीन्स। तो कीन्स भाई साहब ने बात बोली थी। आगे बढ़े, बिजनेस साइकिल बेटा आते हैं ड्यू टू एंटिसिपेशंस ऑफ बिजनेस फर्म्स, है ना, ऑफ ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म। ये बात बेटा बोली थी प्रोफेसर A.C. पिगौ ने, है ना बेटा, अगौ नहीं पिगौ, है ना, A.C. पिगौ। A.C. पिगौ ने बोला कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ना सब पॉजिटिव होगा, ऑप्टिमिस्ट रहना, तो फ्यूचर में एक्सपांशन आता है। अगर लोग पेसिमिस्ट हो जाएंगे कि यार सर बुरा ही होगा, अच्छा तो होगा ही नहीं, ऐसा ही होगा, तो उनके साथ वैसे ही होता है। तो पेसिमिस्ट अगर सब लोग हो जाएंगे तो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, रिसेशन आएगा सर, ठीक है। आगे बढ़े, किसने बेटा बोला था कि बिजनेस साइकिल इनोवेशन की वजह से आता है, बोलते हैं स्कम्पीटर। क्या बोलेंगे, स्कम्पीटर। ओहो कितना इनोवेटिव नाम है, याद रखें, स्कम्पीटर। ओहो कितना इनोवेटिव नाम है, ऐसा याद रखना है। तो इनोवेशन थ्योरी किसने दिया था, स्कम्पीटर ने दिया था। आगे बढ़े, कॉबवेब थ्योरी, है ना, कॉबवेब थ्योरी किसने दिया था कि प्रेजेंट प्राइसेस इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट। इसके बारे में डिटेल क्लासेस में बताते हैं, अभी इसे सुन लो। कॉबवेब थ्योरी किसने दिया था, ये दिया था बेटा निकोलस कल्डोर ने। इस पे सवाल आया हुआ है कि बिजनेस साइकिल कॉबवेब थ्योरी की वजह से होता है, ऐसे इसने बोला था। एंड फाइनली बेटा बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फिनोमेनन, किसने बोला था, तो याद रखेंगे हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी। तो किसने बोला बिजनेस साइकिल मॉनेटरी फिनोमेनन है, हॉट ट्री ने बोला, ठीक है ना। धन्यवाद, कमन। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे, बोलते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। याद रखें, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा जिसका फॉर्चून, जिसका फ्यूचर का सक्सेस इज लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे बोलते, ऐसे बिजनेसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, ऐसे बिजनेसेस को हम साइक्लिकल बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे साइक्लिकल बिजनेसेस बोला जाता है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल आपका फैशन रिटेल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, वाइट गुड्स, हाउस बिल्डर, रेस्टोरेंट, एडवर्टाइजिंग, ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब ऐसे बिजनेसेस हैं जब हमारे इकोनॉमी में बूम होगा, बूम या एक्सपांशन, तो इन सब चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा, इन सब का सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर स्लम्प आएगा, स्लम्प मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना तो लोग फिर बेटा ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं खरीदेंगे, है ना, बाहर घूमने नहीं जाएंगे, तो इन सब का डिमांड दनादन गिर जाएगा। इसमें एक आता है बेटा एमसीक्यू वाइट गुड्स के ऊपर। मुझे एक बात बताएं, वाइट गुड्स क्या होते हैं, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इसे वाइट गुड्स बोलते हैं। तो जो आपके घर के इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस होते हैं ना, उससे ही वाइट गुड बोला जाता है। तो इंस्टीट्यूट ने ये एग्जाम में पूछा था, है ना, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा था कि क्या वाइट गुड्स क्या है, क्या ये साइक्लिकल बिजनेस है क्या, आंसर है यस। अच्छा मुझे बताइए डिटर्जेंट, मुझे बताओ क्या डिटर्जेंट पाउडर का जो बिजनेस है क्या ये साइक्लिकल होगा। मुझे बताओ जब एक्सपांशन स्टेज है तभी आप कपड़े धोते क्या, और कॉन्ट्रैक्शन में नहीं धोएंगे, बोले इनकम नहीं है ना तो कपड़े क्यों धोए, चलने दो, ऐसा होता क्या मुझे बताइए। तो याद रखें डिटर्जेंट बिजनेस जो है ये साइक्लिकल नहीं होता, ये साइक्लिकल नहीं होता, एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, धन्यवाद गाइस, कम ऑन, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें, अगली बात है बेटा एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल। 3 एग्जांपल दिए इंस्टीट्यूट ने। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, इसमें याद रखें बेटा कीन्स भाई साहब ने बोला था कि ये ग्रेट डिप्रेशन आया था
ड्यू टू क्या, ड्यू टू इनसफिशिएंट एग्रीगेट स्पेंडिंग। बोलते हैं कीन्स ने बोला था कि इकोनॉमी में जो है ना बेटा स्पेंडिंग बहुत कम हो चुकी है, इसके वजह से बिजनेस साइकिल आया है, ऐसा कीन्स ने बोला था। कहाँ, इसके वजह से डिप्रेशन आया था, ऐसा कीन्स का मानना था। अगली बात है बेटा आईटी बबल बर्स्ट, ये कब हुआ था, ईयर 2000 में। इसको ही हम डॉट कॉम बबल भी बोलते हैं। इस पर सवाल आ सकता है कि डॉट कॉम बबल कब आया था। एंड ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो रिसेशन 2008-9 में आया था, इसे सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे लेहमन ब्रदर्स का केस मैंने आपको क्लासेस में बताया था, इसमें बस याद रखें 2008 में आया था, ऐसा एमसीक्यू आया हुआ है। ओके, एक और बात मुझे आपको बतानी थी, यहाँ पे लास्ट चीज सुन लो। एक बात आती है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सुनिए, ये एक्सटर्नल कॉज होता है बिजनेस साइकिल का। देखिए अगर हमारे देश का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, अगर हमारे देश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर समझो बेटा ये ज्यादा है हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे देश में बेटा सेविंग्स जो है दनादन गिर जाती है। तो दिस लीड्स टू लेसर सेविंग्स, इससे लेसर इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर में, जिससे फ्यूचर में आपका कॉन्ट्रैक्शन का सिचुएशन आ सकता है। तो ये चीज़ को याद रखें, इस पे एमसीक्यू आते हैं, इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछ रहा है कि इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज़्यादा फास्ट वैसे ग्रो कर रही है इकोनॉमी के कंपैरिजन में, तो लोगों का खर्चा ज़्यादा होगा, सेविंग कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, फ्यूचर में इससे कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 इज डन। ठीक है, साथ ही साथ जो है मैं FMSM पढ़ाता हूँ बेटा सी इंटर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जरूर आइए, जरूर पढ़िए हमसे, काफ़ी आपको मज़ा हम करवाएंगे क्लासेस में। ठीक है ना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन, बाय बाय। एंड इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे हमने नोट्स डलवा दिए वाले, तो आप टेलीग्राम या तो इसको आप स्कैन करें या टेलीग्राम पे सर्च करें @CAMV सर, तो आपको हमारा जो है क्या मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। सो अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। आई होप कि आपको जो है मज़ा आया होगा।